Hi guys, welcome to my YouTube channel Mind Highs Nursing. Guys, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग से। और ये हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसकी जो आंसर जब मैं रीड करूँ तो आप इसके आंसर अपने मन में करेक्ट आंसर को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। और इसमें मैं जो कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी बीच बीच में वो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जो कि आपके वाइवा में, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यूज इज कंसिडर एज ए ग्रोथ, बी मैच्यूरेशन, सी डेवलपमेंट, डी प्रोग्रेस। तो जो मास और ये जो टिश्यूज़ होते हैं जब साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, तो हम उसे ग्रोथ बोलेंगे या मैच्यूरेशन या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस। तो ग्रोथ मीन आपको मालूम है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्यूरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। तो मतलब कि जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है, फिजिकल मैच्यूरेशन होगा। ठीक है, जिसमें कि जो हमारी बॉडी है और जो हमारे बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, साइज में इंक्रीज होते हैं। और हम इसे इस तरह भी बोल सकते हैं कि इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसमें ये जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं वो कहलाती है ग्रोथ। ठीक है, और मैच्यूरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजिकल मैच्यूरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल का फंक्शनल और फिजिकल मैच्यूरेशन होता है। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ इंक्रीज स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जो भी फंक्शन हम करते हैं उसकी जो स्किल और कैपेसिटीज़ है वो डे टू डे जो इंक्रीज होती चली जाती है उसी को मैच्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, एंड डेवलपमेंट भी सेम लाइक मैच्यूरेशन की जो फंक्शनल और स्किल होती है और जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज। और जैसे प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में भी वही है कि क्या है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेजुअली इम्प्रूविंग और गेटिंग नियरेस्ट टू अचीविंग और कंप्लीटिंग समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ को, कोई भी गोल को अचीव करने के नियर पहुंचना और उसमें इम्प्रूव होना प्रोग्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके करेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर इज ए, ग्रोथ। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर बी, मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शंस और स्किल इन अ चाइल्ड इज नोन एज। यानी कि जो चाइल्ड है उसमें जो मैच्यूरेशन जो होता है उस प्रोसेस में फंक्शन और स्किल क्या होती है, उसकी मैच्योर होती है। यानी कि मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्किल इन अ चाइल्ड इज़ नोन एज, जो उसमें ये प्रोसेस होता है मैच्यूरेशन का, फंक्शन और स्किल जो मैच्योर होती है उसको कहते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट और प्रोग्रेस। तो ये अभी आपने आगे देखा था स्लाइड में, तो इसको हम आंसर, करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। और इसमें इंक्रीजमेंट में आप बाकी तो सब ग्रोथ एंड डेवलप मालूम ही है, इंक्रीमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि समथिंग एडेड और गेन। ठीक है, एंड प्रोग्रेस भी वही है कि कुछ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग बोल सकते हैं आप, ग्रेजुअली इम्प्रूविंग और गेटिंग, है ना। तो ये है नियरर टू अचीविंग योर गोल। तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम आर, जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, यानी कि कितने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है, ए 47, बी 46, सी 45 एंड बी 44। तो करेक्ट आंसर इज सी 45। ओके, तो अब टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इन विच अ फीमेल इज बॉर्न विथ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। मीन जब फीमेल बॉर्न होती है तो जब वो पैदा होती है सिर्फ वो एक क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होती है। मीन टर्नर सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम अ मिसिंग और इनकम्प्लीटिंग एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो उसमें क्या होता है, या मिसिंग होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेल में।
जब वो बॉर्न होती, तो इसी को टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन फॉलोइंग विच फैक्टर डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये जो नीचे फैक्टर्स दिए हैं इसमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो है ए फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, बी सेक्स ऑफ चाइल्ड, सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड डी बिजनेस ऑफ फादर। तो गाइस अब इसमें से जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन सा नहीं करेगा, आप आइडिया आपको आ गया होगा, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स का जो मतलब है वो क्या है? फिनोटाइप पेरेंट्स मीन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हम इसको बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट, हेयर कलर्स एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा कि नहीं। देन सेक्स ऑफ चाइल्ड तो मालूम ही है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज मालूम ही है कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है उसको हम ऐसे कह सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कैन बी जो न्यूमरिकल और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना, कि जो नंबर में या तो कम होंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रक्चर उसका शेप साइज जो भी है उसका कम ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं। यानी कि जो उसका नंबरिकल एबनॉर्मलिटीज मीन एन इंडिविजुअल इज आइदर मिसिंग वन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर और मतलब जो उसका जो पेयर होता है उसमें से क्या होगा कि कुछ उसमें से एक जो होगा क्रोमोसोम वो मिसिंग होगा जो उसके पेयर में से। या फिर हम बोल सकते हैं और हैज़ मोर देन 2 क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ अ पेयर, या फिर उसमें कुछ ज़्यादा होगा उसके पेयर में ना, तो मतलब एबनॉर्मलिटी है या ज़्यादा या कम इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, उसके बाद हो गया बिजनेस ऑफ फादर। तो करेक्ट आंसर इज बिजनेस ऑफ फादर। उस जो बच्चा है यानी कि जो ग्रोइंग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे के कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, देन एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट्स टू सिक्रीट हार्मोन थायरोक्सिन, कि कौन सी एज में जो बेबी होता है, फीटस होता है, वो हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 12th वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड और 24 वीक ऑफ जेस्टेशन, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन और 32nd वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 32 वीक ऑफ जेस्टेशन में अगर वो थायरोसिन करता है सीक्रेट स्टार्ट, या फिर 6 में या 24 में या फिर 12th में। तो करेक्ट आंसर है 12th वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेस्टेशन मीन तो मालूम ही होगा आपको, नंबर ऑफ वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है ना। तो कौन सी नंबर ऑफ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वो थायरोक्सिन को, हार्मोन को क्या करना शुरू कर देता है, सीक्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हार्मोन थायरोक्सिन तो पता ही है आपको। ठीक है, ये क्या है, R2 हॉर्मोन्स, जो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो हार्मोन जो ये हार्मोन थायरोक्सिन है, ये जो होते हैं 2 हार्मोन होते हैं जिसको कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है इसको। ठीक है, और इसके इसमें इतना ही आप समझ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12th वीक ऑफ जेस्टेशन में बेबी सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, इफ प्रेग्नेंट लेडी is suffering from mixed edema, then what effect will be seen on growing fetus। अगर जो मदर है वो मिक्स एडिमा से सफ़र कर रही है तो उसका जो बेबी होगा उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो या तो ए हाइपरथायरॉयडिज्म, बी hypothyroidism, सी देयर में बी हाइप देयर में बी hyperthyroidism और hypothyroidism, एंड डी fetus will have नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल। ठीक है, तो या तो नॉर्मल होगा थायरोक्सिन लेवल, या फिर ज़्यादा होगा, या फिर कम होगा, या दोनों ही होगा, क्या होगा। तो इसमें आपको पहले तो मिक्स एडिमा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका आंसर अपना आप ही आ जाएगा। तो ये क्या होता है, मिक्स एडिमा इज एन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मिक्स एडिमा अनदर टर्म ऑफ सीवियरली सीवियरली जो होती है एडवांस हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, मतलब
हाइपोथायरॉयडिज्म की एडवांस कंडीशन होती है। मतलब कि इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज अ कंडीशन दैट अकर व्हेन बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, जब हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाती है, थायराइड उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तभी ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। उतना ज़्यादा वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसी को बोलते हैं ये। ठीक है, मिक्सेडीमा। और हाइपर थायरॉयडिज्म के नाम से आपको पता चल रहा है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म का मीन तो मालूम ही है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है वो डजन प्रोड्यूस इनफ हार्मोन, थायराइड हार्मोन। ओके, मतलब हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो थायराइड हार्मोन होता है उसको वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इट्स कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, तो जो नॉर्मल थायरॉयडिज्म का जो लेवल होगा वो कितना होता है, T4 लेवल जो होता है उसका अडल्ट में रेंज फ्रॉम 5.0 टू 12.0 mg/dl। एंड नॉर्मल टोटल T3 लेवल होगा इन एडल्ट रेंज फ्रॉम 80 टू 220 mg/dl। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी नॉर्मल रेंज। तो करेक्ट आंसर क्या है कि जब अगर मदर को मिक्सेडिमा है तो बच्चे में क्या इफेक्ट होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि मदर को ही हाइपो है तो बेबी को भी ये होगा। देन एट विच एज साइज ऑफ हेड, जो साइज ऑफ हेड रीचेज 90% ऑफ द अडल्ट हेड साइज, यानी कि कौन सी एज में जो हेड का जो साइज होता है बेबी का वो 90% जो होता है वो अडल्ट साइज के तक पहुंच जाता है। तो वो हो गया 2 ईयर और 6 ईयर, 4 ईयर और 8 ईयर, यानी कि इनमें से कौन सा उसमें कुछ किस एज में वो अडल्ट हेड के तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2 ईयर। ठीक है, इन फॉलोइंग इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स। तो इसमें से आपको ये देखना है कि इन सभी सेंटेंस में से कौन सा जो सेंटेंस है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें है करेक्ट आंसर ए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। ऑल द ह्यूमन बीइंग फॉलो अ सेम पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कि जो ऑल ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या होता है, उनमें सभी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का वो ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट। जो हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो ग्रो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट में, या तो ये। एंड डी, ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, यानी कि हर इंडिविजुअल का जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो कैसा रहता है, यूनिक रहता है, यानी कि सबका अपना अपना तरीका होता है ग्रोथ का। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है, जो गलत आंसर है वो है ऑल द ह्यूमन बीइंग फॉलो अ सेम पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मीन इसमें पूछा गया था कौन सा फॉल्स है, तो वो फॉल्स है बी। ठीक है, यानी कि हर एक ह्यूमन का सेम पैटर्न नहीं रहता, सबका अपना अपना अलग अलग पैटर्न रहता है, अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी इम्यून पावर, अपनी अपनी रेजिडेंस, जैसे भी आप समझ लीजिए, तो सबका अपना अपना अलग अलग पैटर्न रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ बेबी इज। जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो बर्थ वेट होता है वो होना चाहिए 2 kg, 2.5 kg, 2.5 kg टू 3 kg, और 3 kg टू 3.5 kg, यानी कि 2 से लेके यहाँ पे 3.5 किलो तक दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आपको करेक्ट लगता है, ये आपको आना चाहिए नॉर्मल बेबी वेट एट द बर्थ टाइम। तो वो हो गया 2.5 टू 3 kg इज नॉर्मल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ बेबीज बर्थ वेट इज 3 kg, देन एट 5 मंथ वेट ऑफ बेबी शुड बी। जब बेबी का जो बर्थ वेट है 3 kg का है ड्यूरिंग मतलब एट बर्थ टाइम, तो 5 जो मंथ होगा उसका उसका 5 महीने में कितना वेट होना चाहिए। ठीक है, तो ए 5 kg और बी 7 kg, सी 6 kg और डी 7.5 kg। तो करेक्ट आंसर 6 kg। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी 6 kg, यानी कि जस्ट डबल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी ट्रिपल। कब उसका बर्थ वेट जो होता है वो ट्रिपल हो जाता है, मीन अगर वो
जो जितने भी केजी का था बर्थ टाइम में, अगर वो 2.5 का है, तो फिर वो उसका ट्रिपल कितना होगा, कौन सी एज में, ठीक है। तो 9 मंथ में होगा, या 15 मंथ में, या 12 मंथ में, या 18 मंथ में, ठीक है। तो वो होगा 12 मंथ में, ठीक है। 12 मंथ में उसका, यानी कि 1 साल में उसका जो वेट था बर्थ का, वो ट्रिपल होगा, ठीक है। देन है, द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी बिकम्स 4 टाइम एट द एज ऑफ, यानी कि कौन सी एज में उसका जो वेट होगा, होना चाहिए, मतलब वो 4 टाइम होगा बर्थ टाइम के, यानी कि बर्थ टाइम में जितना उसका वेट था उसका चौथाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब, ठीक है। तो होगा 15 मंथ में, 24 मंथ में, 20 वीक्स मंथ में, और 38 मंथ में। तो करेक्ट आंसर है 24 मंथ में, यानी कि 24 मंथ में उसका, यानी कि जो 2 साल में उसका वेट 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, एट विच एज, क्वेश्चन नंबर 13, एट विच एज वेट ऑफ बेबी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ द बर्थ वेट, यानी कि कौन सी एज में वेट जो होता है बेबी का, वो 5 टाइम जो होता है इंक्रीज हो जाता है बर्थ टाइम से, ठीक है। बर्थ में जितना भी था उससे 5 टाइम बढ़ जाएगा। तो वो होगा 2 ईयर में, 4 ईयर में, 3 ईयर में, और 5 ईयर। तो इसमें से करेक्ट आंसर है 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर में वो हो गया। अब बच्चे का जो बर्थ था, जो भी उसका बर्थ टाइम में वेट था, अब उसका वो कितना हो जाएगा, 3 ईयर में हो जाएगा 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट, यानी कि जो बर्थ का टाइम में उसकी बेबी की लेंथ थी, लेंथ होती है नॉर्मल, वो होती है लगभग 30 टू 35 सेंटीमीटर, 45 टू 51 सेंटीमीटर, 35 टू 40 सेंटीमीटर, 50 टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट है आंसर 45 टू 51 सेंटीमीटर, ओके, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी। तो आपको मालूम ही होगा, जो बेबी जो बच्चे होते हैं, उनकी जो वेट, जो लेंथ होती, उसको जो लेंथ बोलते हैं, जो उनकी बेबी की लंबाई को जिसमें हम अगर मेज़र करते हैं उसको लेंथ बोलते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उसको हाइट बोलते हैं। तो छोटे बच्चों में जो न्यूबॉर्न होंगे वो लेंथ में उनको मेज़र किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, एट विच एज लेंथ ऑफ अ बेबी डबल देन द लेंथ एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। जब बेबी की जो लेंथ होती है वो डबल हो जाएगी बर्थ टाइम से, ठीक है। वो होगी 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में, या फिर 5 ईयर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 4 ईयर। तो 4 ईयर में क्या हो जाएगी, जो उसकी लेंथ है, जितनी उसकी लेंथ थी, तो वो उसकी डबल हो जाएगी, कितने ईयर में, 4 ईयर में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज ट्रू, अब यहाँ पे ट्रू पूछा है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस, ठीक है। यानी कि बर्थ के टाइम में जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो चेस्ट सरकमफेरेंस के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और या फिर बी, एट द एज ऑफ 1 ईयर चेस्ट सरकमफेरेंस इज मोर देन हेड सरकमफेरेंस, यानी कि बर्थ के टाइम में जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो ज़्यादा होगा किससे, हेड सरकमफेरेंस से, ठीक है। देन सी में, सी को है, एट द एज ऑफ 2 ईयर हेड सरकमफेरेंस मोर देन चेस्ट सरकमफेरेंस, ठीक है। 2 साल में जो है हेड सरकमफेरेंस होगा वो ज़्यादा होगा चेस्ट सरकमफेरेंस से, ठीक है। देन डी, एट द एज ऑफ 2 ईयर चेस्ट सरकमफेरेंस इज मोर देन हेड सरकमफेरेंस, यानी कि 2 साल की एज में जो चेस्ट सरकमफेरेंस होगा वो हेड सरकमफेरेंस से ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर है, एट द एज ऑफ 2 ईयर चेस्ट सरकमफेरेंस इज मोर देन हेड सरकमफेरेंस। तो करेक्ट आंसर ये था कि 2 साल की एज में जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो ज़्यादा होगा हेड सरकमफेरेंस से, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 17, एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफेरेंस इज अबाउट 28 टू 30 सेंटीमीटर, 33 टू 35 सेंटीमीटर, 30 टू 32 सेंटीमीटर, एंड 37 टू 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है 33 टू 35 सेंटीमीटर, यानी कि जो बर्थ टाइम है वो हेड सरकमफेरेंस होगा
करेक्ट है 32-35 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रेंज की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सर्कमफेरेंस इज अबाउट, यानी कि जो बर्थ का टाइम होता है उसका जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होना चाहिए लगभग जो नॉर्मल होता है वो होता है 28 to 30 सेंटीमीटर, 30 to 32 सेंटीमीटर, 33 to 35 सेंटीमीटर, 37 to 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है 38 to 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बर्थ के टाइम में चेस्ट सर्कमफेरेंस इसका 38 to 32 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 30 to 32 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 19, द टीथ the teeth first of all erupted in a baby are, जो बेबीज होते हैं उनमें सबसे पहले टीथ जो इरप्ट होते हैं निकलते हैं वो हैं लोअर लोअर सेंट्रल इंसाइजर एंड central incisor and lower lateral incisor and upper central incisor and upper lateral incisor, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले उसके लोअर जो बीच के जो दांत होते हैं वो उनके जल्दी से देखने को मिलेंगे, निकल लोअर सबसे पहले लोअर सेंटर यानी कि बीच के नीचे के बीच के दांत उसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये था 19 क्वेश्चन, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 20, एट विच एज नॉर्मली इरेप्टेड ऑफ टीथ स्टार्ट इन अ बेबी, ठीक है। कौन सी एज में नॉर्मली जो टीथ होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 6 to 8 मंथ में, या 8 to 10 मंथ्स में, या 4 to 5 मंथ में, या 12 to 14 मंथ में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 6 to 8 मंथ में उसके जो टीथ हैं वो हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका है। तो गाइज़ यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने लिए थे, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट ही लेके आती हूँ। बल्कि और जो अदर वीडियोस हैं उसमें मैं 10 क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो बोर भी ना हो और उनका कुछ कुछ रिवाइज हो जाए। तो ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और इससे टर्मोलॉजी भी थोड़ी रिवाइज हो जाती है। और कुछ इस चैनल में कुछ टॉपिक में भी लेक्चर दिए जाते हैं जो कि आप लोगों की डिमांड पे बनते हैं। तो आप बताइएगा, अगर कोई भी अगर किसी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी इस पे मैं दे दूँगी। तो इसमें प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। और आगे जिन्होंने कर दिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी कोई वीडियो इसमें अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं एंड करती हूँ वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट कोई नए वीडियो में, नए टॉपिक में, नए सब्जेक्ट में, या फिर कोई आपकी डिमांड है तो वो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, नेक्स्ट मिलते हैं फिर, टेक केयर।